नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है कॉस्ट अकाउंटिंग के चैप्टर में। ये पहली वीडियो है कॉस्ट अकाउंटिंग में। जो हमारा चैप्टर है लेबर कॉस्ट या फिर डायरेक्ट लेबर भी बोलते हैं, एम्प्लॉय कॉस्ट भी बोलते हैं, इसकी थ्योरी की ये पहली वीडियो है। आपको इसी तरह की अगर और ज़्यादा वीडियोस चाहिए, थ्योरी की, प्रैक्टिकल की, PDF फॉर्म चाहिए, कॉस्ट अकाउंटिंग्स के प्रैक्टिकल क्वेश्चन चाहिए, तो उसके लिए आप ये एडुट्रिक्स की हमारी प्लेलिस्ट प्ले स्टोर से आप एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ से आपको कॉस्ट अकाउंटिंग के और दूसरे सब्जेक्ट्स के भी आपको चैप्टर वाइज भी मिल जाएंगे, पूरा कोर्स भी मिल जाएगा और यूनिवर्सिटी प्रोफेसर्स के द्वारा बनाए गए हैं। ये डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है, प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि नई नई वीडियोज़ आपको तुरंत मिलती रहे। मैं हूँ आपका दोस्त अशोक कुमार, आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल एडुट्रिक्स। आइए देखते हैं कि इसके अंदर सबसे पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डिफरेंशिएट। डिफरेंस बताओ किस किस में, कि भाई डायरेक्ट लेबर और इनडायरेक्ट लेबर के अंदर क्या डिफरेंस है। तो उसके पहले सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि भाई लेबर कॉस्ट होती क्या है। इसको लेबर कॉस्ट या एम्प्लॉय कॉस्ट भी बोलते हैं। इसको कैस 7 में डिफाइन करा गया है, कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 7। जैसे अकाउंट्स के होते हैं स्टैंडर्ड, इसी तरह से कॉस्टिंग के भी होते हैं। इसे इशू करता है ICAI, जो कि एमिनेंट अथॉरिटी है कॉस्टिंग के लिए इंडिया के अंदर, इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया। एम्प्लॉय कॉस्ट इज़ एग्रीगेशन, इसके अंदर वो सब कुछ जोड़ा जाएगा। एग्रीगेशन ऑफ ऑल काइंड ऑफ कंसीडरेशन पेड। कंसीडरेशन का मतलब हो गया पैसा, जो भी पैसा उनको दिया जाएगा। पेड यानी कि पे कर चुके हैं, दे चुके हैं। पेबल दिया जाना है और भविष्य में भी देंगे, उन सबको अगर जोड़ दें। और वो पैसा क्यों दे रहे हैं? फॉर द सर्विसेज रेंडर्ड बाय एम्प्लॉयज़ ऑफ एंटरप्राइज। तो लेबर्स को उनकी सर्विस के बदले जो कुछ भी पैसा दिया गया या दिया जाना है, वो सब कुछ मिला के उसको कहते हैं, उसको लेबर कॉस्ट। इसके अंदर टेम्परेरी भी आते हैं लेबर, पार्ट टाइम वाले भी आते हैं और जो कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉयज़ हैं वो भी आते हैं। कंसिडरेशन में क्या क्या इंक्लूड किया जाता है, जो मैंने आपको बताया कि ये जो है इनको पे किया जाने वाला पैसा है। इसमें वेजेस आएगी, मजदूरी, सैलरी आएगा, वेतन। कोई कॉन्ट्रैक्चुअल पेमेंट हो रहा है, ठीक है, कोई कॉन्ट्रैक्ट बना के कोई किसी भी तरह का बेनिफिट दिया गया, यानी कि अभी जो बेनिफिट है वो मनी की फॉर्म में भी हो सकता है, नॉन मनी की फॉर्म में भी हो सकता है। एज एप्लीकेबल और एनी पेमेंट मेड ऑन बिहाफ ऑफ द एम्प्लॉय, एम्प्लॉय को दें या फिर एम्प्लॉय के नाम पर किसी और को दें, दिस इज़ ऑल्सो नोन एज लेबर कॉस्ट। इसको लेबर कॉस्ट भी कहा जाता है। तो आसान सी डेफिनेशन है। अच्छा, अब देखते हैं डिफरेंस क्या है भाई इसके अंदर डायरेक्ट और इनडायरेक्ट लेबर। देखिए, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट तो मटेरियल वाले चैप्टर में भी हम देख चुके हैं, ठीक है। जो डायरेक्टली कंट्रीब्यूट करता है प्रोडक्शन प्रोसेस में वो कहलाता है डायरेक्ट, और जो इनडायरेक्टली कंट्रीब्यूट करता है लेबर प्रोडक्शन प्रोसेस में वो कहलाता है इनडायरेक्ट लेबर। देखिए, इट कैन बी कन्वीनियंटली आइडेंटिफाइड विद अ पर्टिकुलर कॉस्ट सेंटर और यूनिट, यानी कि आप इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं, आप इसको बहुत आसानी से पहचान सकते हैं। कैसे? कन्वीनियंटली, कि वो डायरेक्टली जो है कंट्रीब्यूट कर रहा है। कोई भी कॉस्ट सेंटर हो गया, कॉस्ट सेंटर कोई और, या फिर कॉस्ट यूनिट, यानी कि कोई प्रोडक्ट हो सकता है, कोई जॉब हो सकती है, कोई प्रोसेस हो सकती है, यानी कि आप आसानी से बता सकें कि भाई इतनी कॉस्ट है इस लेबर की इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की तरफ या प्रोसेस की तरफ या जॉब की तरफ, इस तरीके से। इनडायरेक्ट में क्या होता है? इट कैन नॉट बी कन्वीनियंटली, आप इसको आइडेंटिफाई नहीं कर सकते किसी एक पर्टिकुलर सेंटर के लिए या फिर यूनिट के लिए। धीरे धीरे क्लियर हो जाएगा, क्लियर नहीं है तो एग्जाम्पल अगर देखें तो ये है लेबर वर्किंग ऑन मशीन। वो लेबर जो मशीन पे काम कर रही है डायरेक्ट, ठीक है, जो मशीन पर डायरेक्टली काम कर रही है, मशीन पर माल ला रही है, ले जा रही है, वो भी डायरेक्ट लेबर है। या मशीन से किसी भी तरीके से या प्रोडक्शन प्रोसेस से किसी भी तरह डायरेक्टली जुड़ा हुआ है, तो वो कहलाएगा हमारा डायरेक्ट लेबर। अब लेबर सुपरवाइज़र, अब देखिए जो सुपरवाइज़र है वो भी लेबर ही होता है, लेकिन ये सुपरवाइज़र है सिर्फ, यानी ये इंस्ट्रक्ट करता रहता है दूर से, ये बीच बीच में आके
कि भाई आपको लेबर को ये सलाह देता है अब आपको ये करना है, अब वो करना है, ठीक है। तो इसका जो कंट्रीब्यूशन होता है प्रोडक्शन के अंदर वो डायरेक्टली नहीं होता, इनडायरेक्टली होता है। अगर ये सुपरवाइज़र ना हो तब भी जो है प्रोडक्शन आपका हो सकता है। बस फिर बाकी जो बात है वो एफिशिएंसी वाली आ जाएगी, क्योंकि इसकी सुपरवाइज़र की जो नॉलेज है वो भी इम्पॉर्टेंट होती है। अगला देखें, इट कैन बी एलोकेटेड और चार्ज एंटायरली पूरी तरह से टू अ पर्टिकुलर कॉस्ट सेंटर। ये जो डायरेक्ट लेबर की जो कॉस्ट है इसको आप पूरा का पूरा किसी एक कॉस्ट सेंटर को एलोकेट कर सकते हैं, और या फिर कह सकते हैं कि चार्ज कर सकते हैं। इसका मतलब ये बता सकते हैं कि ये जो भी कोई एक लेबर है मिस्टर एक्स, इसकी पूरी की पूरी कॉस्ट जो है वो इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को बनाने में जा रही है। यानी कि ये लेबर पूरी तरीके से इस एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट को बनाने में लगा हुआ है, या किसी एक जॉब प्रोसेस में लगा हुआ है, या किसी एक जॉब सेंटर में लगा हुआ है, कॉस्ट सेंटर में लगा हुआ है। ये हम बता सकते हैं क्लियरली। इनडायरेक्ट देखें तो इट कैन नॉट बी एलोकेटेड और चार्ज एंटायरली टू अ पर्टिकुलर कॉस्ट सेंटर। अब यहाँ पर हम ये नहीं बता सकते कि वो पूरा का पूरा किसी एक पर्टिकुलर कॉस्ट सेंटर या कॉस्ट यूनिट या प्रोडक्ट के ऊपर लगा हुआ है। जैसे मान लीजिए एक ये लेबर है आपका, अब ये एक लेबर लगा हुआ है आपके मशीन 1 में, यह सिर्फ इस मशीन 1 पर ही काम करता है। तो अब ये हमको डायरेक्टली पता है, बहुत क्लियरली पता है कि भाई ये जो लेबर है ये मशीन 1 पे काम करता है, तो ये हो गया डायरेक्ट लेबर। और दूसरा, अब वो जैसे मैंने कहा कि एक सुपरवाइज़र है, अब ये जो सुपरवाइज़र है अब ये खुद तो काम करता नहीं है, इसका काम क्या है, सिर्फ देखभाल करना, इंस्ट्रक्ट देना काम है इसका कि भाई अब आपको ये करना है, अब वो करना है। अब इस तरीके से ये ऐसी बहुत सारी मशीनों पर काम करता है, ये इन सब मशीनों को जो है इंस्ट्रक्ट करता है इस तरीके से। तो ये यहाँ पर हमारे पास 5 मशीनें हो गई। अब आप कैसे बोलोगे क्लियरली कि इस सुपरवाइज़र ने कौन सी मशीन की तरफ ये इसका पूरा का पूरा एलोकेशन आप कैसे करेंगे कि ये सुपरवाइज़र इस मशीन पे लगाए या फिर इस मशीन पर लगाए। उसने किसी मशीन को कम काम दिया समय दिया होगा, किसी मशीन को ज़्यादा समय दिया होगा। तो इस तरीके से यहाँ पर जो है वो प्रॉब्लम्स आती है। अब इसके अलावा आगे देखें हम, इट इज़ डायरेक्टली कंसर्न्ड विद द प्रोडक्शन। जैसा कि मैं बार बार बोल रहा हूँ कि ये डायरेक्टली प्रोडक्शन प्रोसेस से जुड़ा होता है जो डायरेक्ट लेबर होता है, और ये डायरेक्टली नहीं जुड़ा होता है आपके प्रोडक्शन प्रोसेस के साथ। आगे देखें, इट फॉर्म्स एन एसेंशियल पार्ट ऑफ टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। ये टोटल कॉस्ट का एक बहुत ही खास हिस्सा बनता है, क्योंकि ये डायरेक्टली जुड़ा होता है प्रोडक्शन प्रोसेस से, तो इसलिए इसके बगैर प्रोडक्शन तो हो नहीं सकता। तो इसलिए ये एक बहुत ही खास एलिमेंट है टोटल कॉस्ट का। लेकिन जैसे सुपरवाइज़र है, अब सुपरवाइज़र अगर नहीं होगा तब भी काम चल जाएगा, आपका काम हो जाएगा। जो लेबर्स हैं वो तो काम कर ही रही है ना। सुपरवाइज़र की ज़रूरत तो इसलिए होती है कि भाई चलो वेस्टेज कम हो, टाइम ठीक से, काम जो है ठीक से हो जाए, माल ख़राब ना हो, इन चीज़ों के लिए। तो उसका इनडायरेक्टली कंट्रीब्यूशन है, डायरेक्टली नहीं है, तो वो कोई बहुत खास एलिमेंट कॉस्ट का नहीं बनता है। इट्स कॉस्ट कैन बी असर्टेन्ड ईजिली। इसकी जो कॉस्ट है आप बहुत आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन ये जो है इनडायरेक्ट लेबर जो है इसकी कॉस्ट आप बहुत आसानी से कैलकुलेट नहीं कर सकते। जैसे आप कह लो कि भाई, जैसे मैंने एग्जांपल दिया था कि वो एक ही मशीन पे काम कर रहा है डायरेक्ट लेबर। अब वो काम कर रहा है तो उसको आप कह सकते हो भाई इसने इतने घंटे काम किया, इस हिसाब से उसको पैसे मिल गए, या उसने इतना माल बनाया उस हिसाब से उसको इतने पैसे मिल गए। एक ही मशीन पे काम कर रहा था, डायरेक्टली काम कर रहा था, प्रोडक्शन में लगा था, कोई दिक्कत नहीं थी। वो सुपरवाइज़र को आप पैसे कैसे दोगे? वो तो कई मशीनें जो है हैंडल कर रहा है, हो सकता है कहीं पर उसका सुपरविज़न काम आ रहा है, कहीं पे उसका सुपरविज़न काम नहीं आ रहा है। आप घंटों के हिसाब से उसको देंगे, काम तो वो पूरा करता नहीं है, कभी किसी मशीन पे जाता है, कभी किसी मशीन पे, टाइम वेस्ट भी करता है। और प्रोडक्शन के हिसाब से भी आप कैसे दे देंगे, वो कई मशीनों पे काम कर रहा है। तो वहाँ पर उसकी जो वेजेस है उसको कैलकुलेट करना ईजी नहीं होता है। इट्स कॉस्ट कैन बी कंट्रोल्ड ईजीली। आपको उसकी कॉस्ट के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन है, इसलिए आप उसको आसानी से कंट्रोल कर सकते हैं, और आपको पता है कि वो लेबर कहाँ कितना काम करता है। इनडायरेक्ट लेबर को आप बहुत ज़्यादा कंट्रोल नहीं कर सकते हैं,
क्योंकि आपको उसके बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है ही नहीं। सुपरवाइज़र कह देगा मैं काम करता रहूँ, मैं इतनी मशीनें देखता हूँ एक साथ, कभी इस पे कभी उस पे, कितना लोड है मेरे सर पे, तो वहाँ पर इतनी क्लैरिटी नहीं होती, इसलिए उसकी कॉस्ट को कंट्रोल कर पाना इतना आसान नहीं होता। इट्स कॉस्ट इज़ कंट्रोल्ड थ्रू द टेक्निक ऑफ स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। ये स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के ज़रिए यहाँ पर डायरेक्ट लेबर को कंट्रोल करा जाता है, उसकी कॉस्ट को। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में क्या है, एक स्टैंडर्ड बनाया जाता है कि भाई जो कॉस्ट है वो 5 रुपये आनी चाहिए। फिर उसके बाद आप अपना प्रोडक्शन करते हैं और फिर देखते हैं भाई हमारी एक्चुअल में कितनी कॉस्ट आई है। एक्चुअल में हमारी कॉस्ट 6 रुपये आई है या 5 रुपये आई है या फिर 4 रुपये आई है। अब ऐसे में अगर हम देखें तो वेरिएंस क्या बनेगा, यहाँ पर बना 1 रुपये, यहाँ पर बना 0 और यहाँ पर बन गया -1। तो यहाँ पर क्या हुआ, हमारी 1 रुपये की कॉस्ट ज़्यादा आ रही है। 1 रुपये की कॉस्ट ज़्यादा आ रही है तो भाई अब देखो कि इसके कारण क्या है, फिर उन कारणों को दूर करो और अपनी कॉस्ट को 5 रुपये के अंदर लेकर आओ, यानी कहीं ना कहीं कोई ना कोई गलती हो रही है। फिर उसके अलावा अगर दूसरा केस वेरिएंस आया 0, मतलब 5 रुपये हमने कॉस्ट सोची थी, 5 रुपये आ गई, ये तो बहुत बढ़िया बात हो गई, यानी हमें कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है। और दूसरा केस अगर हमारी कॉस्ट आ गई 4 रुपये, तो हमारा तो 1 रुपये का और फ़ायदा ही हो गया। तो यानी कि यहाँ से इससे हमें पता चलता है कि हम जो कॉस्ट इफ़ेक्टिवली काम कर रहे हैं, तो इस तरीके से स्टैंडर्ड कॉस्टिंग को इस्तेमाल किया जाता है। अब जो इनडायरेक्ट लेबर है, अब वहाँ पर हमें बहुत क्लियरली पता नहीं होता कि पर यूनिट कॉस्ट वगैरह कितनी आ रही है। यहाँ पर बजटरी कंट्रोल को इस्तेमाल करा जाता है। उस टोटल कॉस्ट को हम पर यूनिट तो कर नहीं सकते, तो यहाँ पर टोटल कॉस्ट को बजट के अंदर लाने की कोशिश की जाती है। तो इस तरीके से इनडायरेक्ट कॉस्ट को या इनडायरेक्ट लेबर को कंट्रोल करा जाता है बजटरी कंट्रोल से। बहुत अच्छा क्वेश्चन था, ये बहुत बार आता है एग्ज़ाम में, आप अच्छे से करिएगा इसको। दूसरा क्वेश्चन हम करने जा रहे हैं, विच आर द डिपार्टमेंट्स, वो कौन से डिपार्टमेंट्स हैं फॉर अकाउंटिंग एंड कंट्रोल ऑफ लेबर कॉस्ट। यानी कि लेबर कॉस्ट की अकाउंटिंग कौन से डिपार्टमेंट करते हैं और या फिर कंट्रोल कौन से डिपार्टमेंट करते हैं। वो सेम डिपार्टमेंट है जो अकाउंटिंग भी करते हैं और कंट्रोल भी करते हैं। तो वो कौन कौन से डिपार्टमेंट है ये पूछ रहा है और उनका रोल क्या है। आप यहाँ पर ये भी कर सकते हैं कि रोल क्या है इन डिपार्टमेंट्स का, या फिर आप ये भी कह सकते हैं कि फंक्शंस क्या है उन डिपार्टमेंट्स के और वो कौन से डिपार्टमेंट्स हैं। आइए देखते हैं। कंट्रोल, लेबर कॉस्ट कंसिस्ट ऑफ द टोटल अमाउंट ऑफ वेजेस पेड टू द वर्कर्स एंड अदर एक्सपेंसेस रिलेटेड देयरटू। यानी कि उनको वेजेस की पेमेंट की जाती है और बाकी दूसरे खर्चे भी हैं उनके ऊपर जो किए जाते हैं, जैसे मेडिकल हो गया और दूसरी कोई बेटर कंडीशंस प्रोवाइड करने के लिए हो गई, एडुकेशन के लिए हो गई, टिफ़िन वगैरह के हो गई, खाने पीने की, सफाई की, काफ़ी खर्चे उनके ऊपर किए जाते हैं, नाश्ता पानी वगैरह। देयरफॉर इट इज़ क्लियरली सीन दैट द कंट्रोल ऑफ लेबर कॉस्ट इज़ एसेंशियल इन एवरी ऑर्गेनाइजेशन टू कट डाउन द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। इसलिए जो टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है उसको कम करने के लिए आपको लेबर कॉस्ट को कम करना या कंट्रोल में रखना बेहद ज़रूरी है। टू इम्प्रूव द लेबर प्रोडक्टिविटी एंड एफिशिएंसी, तो जो लेबर है उसकी प्रोडक्टिविटी यानी वो ज़्यादा माल बनाए, या उसकी एफिशिएंसी यानी वो कुशलता से काम करे, इसके लिए जो लेबर कॉस्ट है उसको कंट्रोल करना ज़रूरी है। तो फॉलोइंग डिपार्टमेंट्स पे अ वाइटल रोल, देखिए रोल आ गया यहाँ पे। तो जो रोल है डायरेक्ट जो लेबर कॉस्ट को कंट्रोल करने के लिए, वो अब रोल आपको डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में बताया जा रहा है। सबसे पहला है एचआर डिपार्टमेंट, इसको शॉर्टकट के अंदर एचआर डिपार्टमेंट भी बोलते हैं। दिस डिपार्टमेंट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर एग्जीक्यूशन ऑफ पॉलिसीज़ रिगार्डिंग अपॉइंटमेंट। काम क्या क्या है इसका, अपॉइंटमेंट करना, अपॉइंटमेंट तो आप समझते हैं नौकरी पे लगाना, डिस्चार्ज उनको हटाना, ट्रांसफ़र उनको एक जगह से दूसरी जगह भेजना, प्रमोशन उनका प्रमोशन करना, छोटे से बड़ी रैंक के ऊपर भेजना, क्लासिफिकेशन ऑफ लेबर सारी एक जैसी तो होती नहीं है, उनको अपनी क्वालिफ़िकेशन, एक्सपीरियंस, नॉलेज वगैरह के आधार पर बांटा जाता है, अलग अलग क्लास के लेबर्स होते हैं। वेजेस एंड इंसेंटिव सिस्टम्स, उनकी मजदूरी कितनी होगी और जो उनको दूसरे बेनिफिट्स दिए जाएंगे, इंसेंटिव्स, तो वो कैसे होंगे, एक्सेट्रा, विच हैव बीन फॉर्मुलेटेड बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और एग्जीक्यूटिव कमेटी,
जिसको बोर्ड ऑफ डायरेक्टर डिसाइड करते हैं या फिर एग्जीक्यूटिव कमेटी डिसाइड करती है। तो ये सारे काम कौन करता है? ये सारे काम करता है HR डिपार्टमेंट, ह्यूमन रिसोर्स। ठीक है, अब जब ह्यूमन रिसोर्स है तो मतलब जितने भी ह्यूमन कंपनी में काम कर रहे हैं यानी कि लेबर्स, एम्प्लॉयज़, तो उन सब से रिलेटेड जितने भी इश्यूज़ हैं वो सारे ये डिपार्टमेंट ही देखता है। इट नॉर्मली मेंटेन्स डिटेल्ड रिकॉर्ड्स ऑफ अटेंडेंस, ये उनके डिटेल्ड रिकॉर्ड्स रखता है। किस किस के? अटेंडेंस के, यानी उनकी हाजिरी, लीव रिकॉर्ड्स, उनकी छुट्टियों के, ओवर टाइम उन्होंने जितना लगाया यानी अपने समय से फालतू टाइम जो काम करा उन्होंने, शिफ्ट रिकॉर्ड्स, अगर शिफ्ट में काम हो रहा है 6-6 घंटे की शिफ्ट, 8-8 घंटे की शिफ्ट, तो उसका रिकॉर्ड्स रखना। फॉर विच वेरियस कैलकुलेशंस ऑफ वेजेस, उनको वेजेस कितने मिल रहे हैं, अलाउंसेस भत्ते कितने मिल रहे हैं, ओवर टाइम जो फालतू काम करा, इंसेंटिव्स कितने मिल रहे हैं यानी कि बेनिफिट्स दूसरे, ये इन सब के रिकॉर्ड्स रखने होते हैं। रिपोर्ट्स कंसर्निंग लेबर टर्नओवर, लेबर टर्नओवर का रिकॉर्ड रखना होता है, यानी लेबर छोड़ के जा रहे हैं, दूसरे नए आ रहे हैं, उसका रिकॉर्ड। रिक्रूटमेंट का, यानी उनको नौकरी पे लगाना। प्रोडक्टिविटी, यानी वो कितना माल बनाते हैं। यूटिलाइजेशन, यानी कि वो उनका इस्तेमाल कितना हो रहा है, बेकार तो नहीं जा रहे लेबर। एब्सेंटिज़म, यानी कि कितने एब्सेंट होते हैं, छुट्टियां करते हैं। एज़ वेल एज़ उनकी लेबर की कॉस्ट कितनी आ रही है। आइडल टाइम, यानी कितना समय बर्बाद करते हैं। वेरियस कॉस्ट रेशोज़ भी निकाली जाती है कई तरह की, और फिर वो बना के तैयार करके हायर अथॉरिटीज़ को सबमिट करी जाती हैं रिपोर्ट्स। तो इस तरीके से ये है ह्यूमन रिसोर्स जो डिपार्टमेंट है वो ये सब काम करता है। आइए चलते हैं आगे, देखते हैं दूसरा पॉइंट। दूसरा पॉइंट है इंजीनियरिंग। अब ये इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट क्या करता है भाई? दिस डिपार्टमेंट हेल्प्स टू मेंटेन कंट्रोल ओवर, ये किस किस पर कंट्रोल करता है? ये करता है वर्किंग कंडीशंस, काम करने के हालात कैसे, कंडीशंस कैसी हैं वहाँ पे, गंदगी वगैरह तो नहीं रहती है। प्रोडक्शन मेथड, काम करने के तरीके कौन कौन से, मेथड्स कौन कौन से हैं, प्रोसेस कौन कौन से। जॉब परफॉर्मेंस कैसी है जॉब्स की। बाय प्रिपेयरिंग प्लान बनाता है ये। स्पेसिफिकेशन फॉर ईच जॉब स्केड्यूल्ड, जितनी भी जॉब्स हैं काम करने के लिए, प्रोडक्शन के लिए जितनी भी जॉब्स हैं उन जॉब के फीचर्स सारे के सारे ये तैयार करता है, यानी उसके अंदर कौन कौन से काम होंगे, कैसे होंगे। मेंटेनिंग सेफ्टी का ध्यान रखता है। एफिशिएंट वर्किंग कंडीशन जो है एफिशिएंट हो, कुशल हो, यानी अच्छी कंडीशंस हो। इनिशिएटिंग एंड सुपरवाइजिंग रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्टिविटीज़, इस फैक्ट्री लेवल की जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट है वो काम करता है। मेकिंग मेथड स्टडी भी बनाता है ये, रिसर्च में काम आती है। मोशन स्टडी, टाइम स्टडी, सेटिंग पीस रेट्स, अगर जैसे मान लो पीस के आधार पर कितना माल बनाया उसके आधार पर वेजेस की पेमेंट होनी है, तो एक पीस बनाने के कितने पैसे होंगे। मेकिंग जॉब इवैल्यूएशन, जॉब को इवैल्यूएट करना कि उस जॉब में कितना काम है, उसमें कौन कौन से काम करने हैं, उस जॉब के फीचर्स क्या क्या हैं। मेरिट रेटिंग, जॉब एनालिसिस, जॉब को एनालाइज करना। मेजरिंग लेबर प्रोडक्टिविटी, लेबर कितना काम कर रही है। एंड जनरल सजेस्टिंग वेज, और सलाह भी देती है। एंड मीन्स टू इम्प्रूव लेबर एफिशिएंसी प्रोडक्टिविटी, लेबर की जो प्रोडक्टिविटी है, एफिशिएंसी है, उसको इम्प्रूव करने के लिए भी सजेशंस वगैरह देते हैं। देयर बाय कटिंग डाउन द लेबर कॉस्ट, ताकि फाइनली जो है एफिशिएंसी बढ़े और जो लेबर कॉस्ट है वो कम हो। तो ये सारे काम इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में होते हैं। फिर है टाइम कीपिंग डिपार्टमेंट, जैसे कि नाम ही है, ये समय से रिलेटेड सारा का सारा रिकॉर्ड रखते हैं। द फंक्शंस ऑफ दिस डिपार्टमेंट इज़ मेनली टू मेंटेन द टाइम फॉर विच ईच एंड एवरी वर्कर हैज़ वर्कड, हर एक लेबर ने कितना काम करा। इंक्लूडिंग द चेक इन, कब वो आया, एंड चेक आउट टाइम, और कब वो गया, और उसने बीच में काम कितना करा। तीनों तरह के रिकॉर्ड्स रखे जाते हैं, आने के, काम करने के और जाने के। द रिकॉर्ड्स आर केप्ट सेपरेटली फॉर डिफरेंट शिफ्ट्स, अगर शिफ्ट चलती हैं तो शिफ्ट के हिसाब से भी रिकॉर्ड रखा जाता है। एंड इर्रेगुलर वर्किंग पीरियड्स लाइक ओवर टाइम पीरियड, और अगर ओवर टाइम लग रहा है तो ओवर टाइम का भी हिसाब रखा जाएगा। द रिकॉर्ड्स आर सच केप्ट दैट द डिपार्टमेंट वाइज, प्रोडक्ट वाइज,
प्रोसेस वाइज, बैच वाइज, जॉब वाइज, ऑपरेशन वाइज, इस तरह से हर टुकड़ों के अंदर भी सारे रिकॉर्ड रखे जाते हैं, डिपार्टमेंट वाइज, बैच वाइज, प्रोडक्ट वाइज, प्रोसेस वाइज, इस तरह से टुकड़ों में भी सारे रिकॉर्ड रखे जाते हैं, क्योंकि कॉस्टिंग उन सब की भी होनी है। द एंटायर करेक्टनेस ऑफ कैलकुलेशन ऑफ पेरोल, पेरोल यानी कि उनकी पूरी की पूरी वेजेस बनाना, सैलरी वगैरह बनाना, और वो भी दिखाते हुए कि बेसिक कितनी है, उसके ऊपर डीए कितना है, उसके ऊपर अलाउंसेस कितने हैं, इस तरह से ओवर टाइम की पेमेंट कितनी है, वो सब, इंसेंटिव्स अगर पेमेंट मिल रही है तो वो कितनी है, ओवरहेड्स एलोकेशन डिपेंडेंट ऑन द रिकॉर्ड्स, उनके खर्चों जो सारे रिकॉर्ड्स के ऊपर मेंटेन है बाय हिज डिपार्टमेंट, उस डिपार्टमेंट के अंदर कितने टोटल खर्चे हो रहे हैं और एम्प्लॉय के ऊपर कितना खर्चा हो रहा है। एज सच द इम्पॉर्टेंस ऑफ फंक्शंस रेंडर्ड बाय दिस डिपार्टमेंट कैन नॉट बी ओवर एम्फेसाइज। तो जितने भी खर्चे हो रहे हैं उनको उन पर बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जाना चाहिए। इसके लिए जो है ये रिकॉर्ड्स बनाने बहुत ज़रूरी हैं कि कौन से खर्चों पे ध्यान देना है, कौन से खर्चों पे ध्यान नहीं देना है, तो वो सब रिकॉर्ड्स के ऊपर ही डिपेंड करता है। इसके अलावा है पेरोल डिपार्टमेंट, यानी कि उनकी सैलरी बनाने वाला डिपार्टमेंट है ये। दिस डिपार्टमेंट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रिपरेशन ऑफ पेरोल एंड ऑल्सो बेसिकली टू मेंटेन रिकॉर्ड्स ऑफ जॉब क्लासिफिकेशन। एक जॉब के अंदर क्या क्या काम होने हैं, क्या क्या फीचर्स हैं उसके, वो सब। डिपार्टमेंट वेजेस रेट, किस डिपार्टमेंट के अंदर कितने कितने वेजेस दिए जाने हैं लेबर्स को। टू प्रिपेयर ईच मैंस अर्निंग, हर एक एम्प्लॉय ने कितने पैसे कमाए यानी उसकी सैलरी, उसका रिकॉर्ड। टू एलोकेट दोज अर्निंग्स टू वेरियस कॉस्ट सेंटर्स, टू समराइज वेरियस डिडक्शंस एंड एम्प्लॉयर शेयर ऑफ प्रोविडेंट फंड, स्टेट इंश्योरेंस एंड अदर आइटम्स। अब यहाँ पर पूरे कॉस्ट सेंटर के अंदर, जो एक कॉस्ट सेंटर है उसके अंदर कितने एम्प्लॉय काम करते हैं, उनकी कितनी कितनी सैलरी है, उन सब की पूरी समरी बनाई जाती है। डिडक्शंस उनको सैलरी के अंदर कितनी मिल रही है, ये सब इनकम टैक्स का पार्ट है कि कुछ डिडक्शंस मिलती हैं उनकी सैलरी के अंदर, जिससे वो उनकी सैलरी टैक्सेबल नहीं रहती। एम्प्लॉयर यानी मालिक की तरफ से, कंपनी की तरफ से प्रोविडेंट फंड में कितना हिस्सा जा रहा है, प्रोविडेंट फंड में दोनों का हिस्सा जाता है, एम्प्लॉय का भी एम्प्लॉयर का भी, तो कितना कितना है वो। इंश्योरेंस अगर है तो वो उसका कितना खर्चा, चाहे वो खुद एम्प्लॉय ने खुद करा रखी हो तो वो इंश्योरेंस उन्होंने कितना करा रखा है, अगर कंपनी ने करा रखा है तो कितना करा रखा है, और बाकी सारी दूसरी आइटम्स उन सब की भी समरी बनाई जाती है पेमेंट के अंदर, इंसेंटिव्स के अंदर, जहाँ पर जो भी एप्लीकेबल है। लास्ट इसके अंदर आता है कॉस्ट अकाउंटिंग डिपार्टमेंट। इसको वो सारा का सारा डाटा चाहिए जो ऊपर बना हुआ है। दिस डिपार्टमेंट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्यूमुलेशन, इसको सारा डाटा चाहिए इकट्ठा करना, इसका मतलब होता है इकट्ठा करना। एंड कंपाइलेशन, वही है सबको जोड़ना, सारा डाटा ले लेगा ये अभी तक अब हमने जो कुछ भी पढ़ा। ऑफ ऑल कॉस्ट डेटा रिलेटिंग टू एलिमेंट लेबर, लेबर से रिलेटेड जितना कुछ डाटा है सारा ले लेगा ये। इट एनालाइजेज द पेरोल कॉस्ट, जो अभी हमने ऊपर पेरोल पढ़ा, उनकी सैलरी से रिलेटेड जितना है सब ये उसको एनालाइज करते। टू इफेक्टिवली रेंडर रूटीन एंड स्पेशल लेबर कॉस्ट रिपोर्ट्स देयर बाय, तो ये सब कुछ जो रूटीन वाले लेबर हैं, जो स्पेशल लेबर हैं, उनकी कॉस्ट रिपोर्ट्स हैं, उन सब को देयर बाय डिस्क्लोजिंग द अमाउंट ऑफ नॉर्मल एंड एबनॉर्मल आइडल टाइम। नॉर्मल टाइम के बारे में स्टडी करेंगे, एबनॉर्मल आइडल टाइम के बारे में स्टडी करेंगे। आइडल टाइम मतलब जो टाइम ख़राब होता है, लेबर ख़राब करती है। डायरेक्ट लेबर का, इनडायरेक्ट लेबर का, ओवर टाइम कितना, डिपार्टमेंटल का लेबर कॉस्ट कितना आ रहा है एक डिपार्टमेंट का, वेरिएंस कितना है जो हमने एक्चुअल और स्टैंडर्ड जो हमारे पास आया, जो स्टैंडर्ड हमने सोचा था और फिर एक्चुअल में कितना आया, तो उसमें बीच में वेरिएंस कितना है जो मैंने आपको अभी ऊपर बताया भी था। दीज रिपोर्ट्स आर यूज्ड बाय टॉप मैनेजमेंट, ये सारी रिपोर्ट्स टॉप मैनेजमेंट इस्तेमाल करते हैं ताकि वो इफेक्टिवली कंट्रोल कर पाए अपनी लेबर कॉस्ट को, एंड ऑल्सो टू इम्प्रूव द लेबर प्रोडक्टिविटी एफिशिएंसी, ताकि वो लेबर की जो प्रोडक्टिविटी है, उसका जो उत्पादकता है, उसकी जो कुशलता है, उसको बढ़ा सके। तो इस वीडियो में हम ये 2 ही क्वेश्चन करेंगे, और बाकी के जो क्वेश्चंस हैं, प्रैक्टिकल्स हैं, PDF हैं, उनके लिए आपको
हमारी जो हमारी एप्लीकेशन है उसके ऊपर जाना पड़ेगा। इसी तरह से जुड़े रहिए चैनल के साथ। मिलता हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में। धन्यवाद।